सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू ध्येय टीवी। आई एम रक्षित चारण। आज हम आपके सामने मौजूद हैं फिर एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी संघर्ष से सफलता के सफर एक प्रेरणा स्रोत है। हमारे साथ मौजूद हैं यूपीपीसीएस 2016 की परीक्षा में एसडीएम के पद पर चयनित मिस्टर आशुतोष राय। कांग्रेचुलेशन आशुतोष जी, सबसे पहले आपकी सफलता पर। सर, हमें आपके जो संघर्ष की जो शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपकी कैसे ये यूपीपीसीएस और पीसीएस के लिए जो जर्नी शुरू हुई इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का मैं गाजीपुर में पैदा हुए थे जी, और उसके शुरुआती एजुकेशन गांव में हुई थी जी, और फिर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से किया था गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज जी, गाजीपुर। फिर बीएससी था टीडी कॉलेज जौनपुर से और बीएड था मरियाहू से ही जौनपुर में, और बाद में मैंने पत्राचार से किया था एमए हिंदी गाजीपुर पीजी कॉलेज से जी। और उसके बाद मैंने 6 साल तक काम किया पंजाब में जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि इंडिया टुडे के लिए, एसी नेल्सन के लिए, कुछ उसमें कॉर्पोरेट इंटरव्यू करते थे। एक मेडिसिन का काम था, वो अलग से था, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में था, आयुर्वेद में काफ़ी काम किया। और चुनाव का जो सर्वे होता था, चुनाव से जस्ट पहले एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये भी काफ़ी किया पंजाब, हिमाचल, JNK, हरियाणा, राजस्थान में जी। और अभी करंट में यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 में सिलेक्शन हुआ था। ICLS सर्विस थी, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। इसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत है ये, और इसके भी ट्रेनिंग है, अभी चल रही है मानेसर गुड़गांव में जी। तो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। ओके सर, जैसा आपने बताया कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में चयनित हैं ICLS के अंदर में, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप ट्रेनिंग में हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या कुछ सीखने को मिला जो कि आपको यूपीपीसीएस परीक्षा के अंदर में आपको लगा कि वो मुझे हेल्पफुल रहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दौरान? यूपीएससी का जो सिलेक्शन है जी, तो इसका एग्जाम बाद में हुआ था, यूपीपीसीएस का पहले हुआ था। ओके, तो रिजल्ट इसका आने में ज़्यादा लेट लगा, तो इसलिए ओके। तो ये एग्जाम यूपीएससी से पहले का हुआ था। ये सितंबर में हुआ था, सितंबर 2016 में जी, और यूपीएससी वाला दिसंबर में हुआ था जी। तो इससे उसमें सीखने को मिला, ये क्वेश्चन ही थोड़ा अलग था। ओके, अच्छा। तो जैसा आपने बताया कि पहले आपका यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई और फिर यूपीएससी वाली आपने परीक्षा दी थी, तो ये भी एक समस्या आती है कि पीसीएस की परीक्षा पहले हो जाती है लेकिन उसका जो रिजल्ट है आने में बहुत समय लग जाता है। हाँ, कई बार टाइम से भी आ जाता है, कई बार लेट आता है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उस दौरान अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, अपना इवैल्यूएशन करने के लिए आपने क्या किया? मोटिवेशन ऐसा कुछ निराशा नहीं है। मेरी जॉब थी मुखर्जी नगर में, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पे मैं टीचर था एज ए लेक्चरर हिंदी। तो ऐसा कोई डिमोटिवेट टाइप का नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा रिजल्ट का वेट रहता है तो एक घबराहट रहती है कि कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और इससे पहले मैंने 15 में भी दोनों इंटरव्यू दिए थे, यूपीपीसीएस के भी और यूपीएससी के भी, और दोनों में ही बहुत मामूली नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। तो और इस बार दोनों में हुआ, 16 वाले में। तो ये है कि पहले से आप हमेशा ग्रोथ ही करते हैं। जैसे 2013 में जब पहली बार पीसीएस दिया था तो उसमें प्री नहीं हुआ था, 14 में मेंस नहीं हुआ, 15 में इंटरव्यू नहीं हुआ और 16 में 6 रैंक आई। बहुत खूब। तो ऐसे ही है। और ऐसा मतलब दिन प्रतिदिन अगर हम अपना काम अच्छे से करते हैं तो और ऊपर ही जाते, नीचे तो नहीं आते। बिल्कुल जी। और बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, खुश रहिए, बच्चों से मिलिए, जो आपकी जो भी मतलब हैबिट है, फिल्में देखना है, जो भी वो करिए। हमेशा आपको खुश रहने की जो वजह होती है वो ज्यादा होती है बजाय कि दुखी रहने की। बिल्कुल। दुखी रहने का अगर एक रीजन है तो खुश होने के 100 रीजन रहते हैं ठीक उसी टाइम। बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला कि आपने इंटरनल मोटिवेशन और अपने हॉबीज और अपने इंटरेस्ट के माध्यम से अपना मोटिवेशन बनाए रखा। जी सर, हमें ये भी बताएं कि यूपीएससी की परीक्षा में और यूपीपीसीएस की परीक्षा में दोनों के अंदर में रणनीति में आपका कुछ ना कुछ चेंज रहा होगा, तो आपने पीसीएस में क्या अलग रणनीति अपनाई? अब तो खैर सिलेबस चेंज हो गया जी। इसका। पहले था जीएस जो मेंस में था वो ऑब्जेक्टिव था, जैसे यूपीएससी का जो प्री होता है, तो उसमें विशेष कोई रणनीति नहीं थी क्योंकि एक जैसा ही था सिलेबस। हाँ, मेंस में थोड़ा वहाँ पे 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक डिफेंस का था, तो डिफेंस इसलिए लिया गया था कि यूपीएससी के सिलेबस में वो चीज़ें काफ़ी कवर होती थी, जैसे कि IR है, उसमें पूरा
सेकंड पेपर डिफेंस जी। का, IR इधर पूरा हम पढ़ते हैं, सेकंड पेपर GS में, डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो साइंस टेक्नोलॉजी में है, जी। और ऐसे विश्व युद्ध वगैरह हम पढ़ते ही हैं हम्म। हिस्ट्री में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो एक तो UPSC के साथ करने से आपकी मौलिकता भी बनी रहती है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी ऊपर रहता है, और बाकी थिंकर्स पढ़ने हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं जी। तो और बाकी हिंदी साहित्य था वो दोनों जगह एक जैसा ही था सिलेबस, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। निबंध में थोड़ा UPSC का लंबा रहता है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब भूमिका थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब कल्पनाशीलता का मुझे लगता है ज़्यादा रोल रहता है उधर UPSC में। हाँ। जी। और बाकी इंटरव्यू में भी कोई खास अंतर है नहीं, दोनों का एक जैसा ही है मुझे जो लगता है। तो स्ट्रेटजी ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ ही चल रही थी, बस ये है कि जिसका एग्जाम है 1 महीने पहले उस पर फोकस हो जाता है, उस पर फोकस हो जाता है, बाकी 11 महीने या 10 महीने एक जैसा ही चलना है। वो कॉमन स्ट्रैटेजी है आपकी, क्योंकि 70-80% सिलेबस कॉमन ही है दोनों का, बस बिल्कुल 20% के लिए आप चेंज हो जाइए। बिल्कुल। तो आप जरा ऑप्शनल पे हमें थोड़ा सा और विस्तार में बताएं कि ऑप्शनल में आपका ऑप्शनल रहा एक तो डिफेंस, और दूसरा ऑप्शनल आपका रहा हिंदी साहित्य, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा बताएं। हिंदी का तो जैसे मेरा मास्टर्स है हिंदी में, प्राइवेट से ही किया था, तो और हिंदी का मैं टीचर था, हिंदी मीडियम भी था। एक तो मीडियम का भी है कि हिंदी मीडियम की किताबें हिंदी में और ज़्यादा अच्छी मिलेंगी हमको, एक ये मतलब उसमें फ़ायदा था। हिंदी का शिक्षक होने के कारण कई जैसे 2 हाथ चौपाइयाँ ऐसे ही रटी हुई थी, जो भी कविताएं हैं मतलब रोज ही आते थे, रोज ही तुलसी का निराला रोज ही रहता था, तो एक वैसा टच रहता था घर का, जैसे फीलिंग आती वैसी थी हिंदी। और रणनीति का इसमें यह है कि हिंदी में थोड़ी कविताएं अगर आपको याद होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आपको, उपन्यास पढ़े तो ऐसा भाव आपके अंदर आना चाहिए, एक रसास्वादन जो हम शब्द बोलते हैं कविता या कहानियों का, वैसी आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप वैसा रसास्वादन कर सके कविताओं का, कहानियों का और उपन्यासों का, मतलब खो सकें एकदम पढ़ने में। कल्पनाशीलता आपकी अच्छी हो, आप चीज़ों को जोड़ सकें कि जो गोदाम में किसान की समस्या है वो आज भी उन समस्याओं से कहाँ तक किसान उभरा है। लोन कर्जे में तभी फंसा हुआ था किसान, आज भी लोन कर्जे में फंसा हुआ है। बाकी जो उपन्यास पढ़ते हैं जैसे देविया पढ़ी, कोई कहानी पढ़ी, जो बूढ़ी काकी पढ़ी हमने मुंशी प्रेमचंद की। आज हम देखते हैं शहरों में काफ़ी बुजुर्गों की हालत थोड़ी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। वैसे ईदगाह में जैसे हम बच्चे की मजबूरी पढ़ते हैं, वैसे आज भी हम देखते हैं कि आज भी शहरों में आम ऐसी बच्चा उम्र से पहले मैच्योर हो जाता है, बच्चे को बच्चे जैसा होना चाहिए। तो एक हिंदी साहित्य का ये था कि थोड़ा ये डेवलप, हर जो ऑप्शन का एक टेस्ट होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। और डिफेंस का इसलिए कि डिफेंस एक तो मतलब थोड़ी विविधता है, डाइवर्सिटी ठीक ठाक, जैसे कि थिंकर्स हैं, और ये चीज़ जैसे चाणक्य हो गए, चाणक्य हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, कौटिल्य हो गए और मैकियावेली, और ये सब जो हम पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो उनके जस्ट युद्ध से रिलेटेड क्या है। तो लड़कों का मन में तो अच्छा टैंक चल रहा है, बंदूक चल रही है, गोले चल रहे हैं, मिसाइल चल रही है, तो लड़कों का थोड़ा मन उसमें लगता है मिसाइल तो गोला कहाँ चल रहा है, ये रणनीति बनाई। एक उसमें फिगर का भी वो रहता है, संभावना रहती है कि चार्ट नहीं मतलब फिगर बना सकते हैं, लड़ाई कैसे चल रही है, सेना कैसे आगे बढ़ रही है, टैंक कैसे आगे बढ़ रही है, तो थोड़ा आपके आंसर को वो ज्यादा समृद्ध बना देता है। और डिफेंस काफी कुछ हेल्प करता है यूपीएससी में भी। जो मेरा टारगेट था यूपीएससी करते थे, साथ में यूपीएससी भी चल रहा था, क्योंकि मैं तैयारी करने काफी लेट से आया था, 27वें साल में आया था, तो उस समय यूपीएससी के मेरे 3 अटेम्प्ट बचे थे। तो इवन एक अटेम्प्ट में पंजाब रहती हुई दिया था, उसमें जीएस में मात्र 34 नंबर थे। तो ये था कि पहले यूपीएससी देते हैं जब तक अटेम्प्ट बचे हैं, बाद में यूपीपीसीएल देंगे। लेकिन चूंकि साथ में ही होते रहे एग्जाम, ये तो ये था कि चलो जैसे एक टेस्ट दे रहे हैं वैसे जाके दे देते हैं। तो गए टेस्ट टाइप का दिए, क्या बढ़िया निकले, तो हुआ और आप इस मुकाम पे पहुंचे। जी बिल्कुल। इसके साथ हमें ये भी बताएं कि मार्गदर्शन का कितना बड़ा रोल होता है, गाइडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? गाइडेंस का ठीक रोल है। अगर आपको पहले से पता हो कि ये चीजें बुरी हैं या फिर ये 4 किताबें नहीं पढ़नी, 5 पढ़ने से हो जाएगा, तो आपको टाइम बचता है। कई बार जो जिनको नहीं मिल पाता वो 4 किताबों में डूबते उतराते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसका काफी इफेक्ट पड़ता है, मुझे जो लगता है। फिर भी जो ज्यादा जरूरी बात है वो है कि कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी टीचर, कोई भी सीनियर तब तक काम नहीं आएगा जब तक आपके अंदर खुद का आग नहीं आपके। बिल्कुल। अगर वो है तो फिर बाकी चीजें आप कवर कर लेंगे। जैसे कि 5 किताबें 5 पढ़ेंगे, आप रात रात पढ़ेंगे। अभी मार्गदर्शन रहेगा तो 2 घंटे पढ़ने पड़ेगा, मतलब 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मार्गदर्शन कम रहेगा, ऐसी चीजें नहीं हो जाएंगी तो आप 10 घंटे पढ़ लेंगे। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी आग है, क्योंकि मार्गदर्शन आजकल उपलब्ध आसानी से, का जमाना है, काफी कई लोग हैं जो अच्छा गाइड करते हैं, फिर भी सिलेक्शन उतने ही होते हैं। फिर वो वही है जिनके अंदर से आग है
वही मोटिवेशन उनको अच्छा मिल जाता है, मार्गदर्शन उनको अच्छा मिल जाता है, तो वो जो काम जो 2 साल में कर सकते थे वो 6 महीने में कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी के साथ हमें ये भी बताएं कि व्यक्तित्व निर्माण का आपके अनुसार क्या महत्व है? व्यक्तित्व निर्माण का काफी फर्क पड़ता है, जैसे कि खास करके इंटरव्यू में और वैसे भी जब आप कोई आंसर लिखते हैं, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे पार्क में आप चल रहे हैं, ठीक है, कोई गंदगी है पार्क में, बाकी लोग उसे देख के चले जाते हैं, 4 लड़के जो आपके आगे वाले गए वो देख के चले गए, आपने पार्क से थोड़ी सी मिट्टी उठाई उस पर रख दी, तो आप बाकियों से 1 कदम आगे हो गए। रास्ता चलते कोई ईंट है, कोई कंकड़ है, आपके पैर में लगा, कोई ऐसे ही चल देता है, कोई उसे उठा के किनारे रख देता है, तो आप बाकियों से 1 कदम आगे हो गए। फिर ऐसे एक एक कदम आप आगे रहेंगे तो खूब ज्यादा आगे हो जाएंगे। और मेरे पर्सनल केस में ये था कि मार्केटिंग की थी, मार्केटिंग में तो चीजों को सेल्स में, जैसे आगे में जब मैं था, तो सेल्स में बेचना ही होता है डॉक्टर्स के थ्रू। ऐसे जब हम कॉर्पोरेट इंटरव्यू करते थे तो उसमें भी काफी अच्छे लोगों से मिलते थे, जैसे जो ठीक ठाक जो विद्वान, जैसे कभी आउटलुक हमने इंटरव्यू किया, तो कौन कौन पढ़ता है, तो चंडीगढ़ जैसे शहरों में आउटलुक कौन पढ़ता था, रिटायर्ड IAS हो गए, कोई बड़ी पर्सनालिटी हो गई, वही लोग पढ़ते थे, तो उनसे मिलना जुलना, कन्वर्सेशन करना, तो इसका भी मुझे लगता है मुझे काफी फायदा हुआ। बिल्कुल। और उसमें एक और मेरा काम था कोरियर वाला, तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला कि टाइम का क्या महत्व है, टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइमली कर सकते हैं चीजों का। बिल्कुल। तो बाकी कुछ अच्छे लोग मिले जिनका जीवन पे काफी प्रभाव पड़ा मिले, तो उनसे भी काफी कुछ सीखा। तो व्यक्तित्व निर्माण तो काफी जरूरी चीज है, और वो आप डे बाय डे करते हैं, वो एक दिन में नहीं आता किसी। बिल्कुल। कुछ आपके माँ बाप सिखाते हैं, कुछ आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिखाता है, कुछ आपके दोस्त सिखाते हैं, कुछ आप जहाँ काम करते हैं वो सिखाते हैं। जैसे हमें टीचर था मुखर्जी नगर, यहाँ पे 80-90 टीचर का स्टाफ था, तो सभी लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, तो अलग अलग लोगों से अलग चीजें सीखते हैं। तो एक हमारा भी जो व्यक्तित्व था काफी डाइवर्सिफाइड हुआ। बिल्कुल, अलग जो भी जो भी काम किया, जो भी जैसे पंजाब में या दिल्ली, तो उसमें अलग लोगों से मिले और वो व्यक्तित्व निर्माण जो हुआ और ज्यादा समृद्ध हुआ। एक लर्निंग टेंडेंसी आपने हमेशा बनाए रखी और सब जगह से कुछ ना कुछ अच्छा सीखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आप सेलेक्ट हो गए हैं SDM के पद पर, आप भविष्य में अपने को किस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखते हैं? हमारा ये काम होना चाहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचे, जो भी पर्सन है वहाँ उनकी जरूरत है, और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, टाइमली पहुंचे, और खासकर जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में सुधार रहे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर हम उनको शिक्षा अधिक अच्छी दे सके, कुपोषण को दूर करने में अपना रोल अदा कर सके, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो गया, सर्व शिक्षा अभियान था, तो ये इन योजनाओं का लाभ अगर अच्छे से पहुंच जाए तो हम ज्यादा योग्य और बेहतर नागरिक अदा करेंगे, और बेहतर नागरिक ही बेहतर देश बनेंगे। बिल्कुल, और देश अच्छा करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, अंत में कुछ हल्के फुल्के सवाल। आपकी फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी क्या है? घूमते, ट्रैवलिंग खूब घूमते, चाहे पैदल घूमे, चाहे ट्रेन से, हवाई जहाज से, अच्छा, रिक्शे से, ऑटो से, खूब घूमते। ट्रैवलिंग, ओके। और आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड ऐसा कुछ नहीं, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, बहुत अच्छा। और फिल्में देखना पसंद करते हैं? हाँ। पसंदीदा फिल्म कई है, कोई एक बताना मुश्किल। आखिरी जो पसंदीदा जो आपको मेमोरेबल रही? स्वदेश बोल सकते हैं। स्वदेश बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। आप किताबें भी पढ़ते हैं, साहित्य के आप पढ़ते हैं? फेवरेट बुक? ऐसा गुनाहों का देवता मुझे अच्छी लगती है जी, गोदान भी काफी अच्छी है। ओके, थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी हमारे साथ समय बिताने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र इसी तरीके से चलता रहे, और हम आपके सामने फिर मौजूद होंगे एक और प्रेरणा स्रोत के साथ। इस कड़ी में इतना ही, धन्यवाद।